हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 6, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक फिजिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, जिसे आप वर्क, एनर्जी एंड पावर के नाम से जानते हैं। यदि आप आगामी परीक्षा के लिए केवीएस या फिर DSSB नेचुरल साइंस या EMRS या HTET इन सभी में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों से टीजीटी साइंस यहाँ पे पूछा जाता है, तो एक स्पेसिफिक सीरीज है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे टीजीटी साइंस का सिलेबस यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और इससे पहले जो मैंने डे 5 तक का सेशन लिया है उसके अंदर मैंने बायो का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं उसको मैंने यहाँ पे 9th और 11th क्लास की एनसीईआरटी का एक कंबाइंड फॉर्म आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ ही साथ जो टीजीटी साइंस है इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी लगा दी है, आप वो देखिएगा जरूर। अब चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी वर्क के बारे में। अब देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें 3 अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना होता है। फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे माना जाता है जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्क है क्या और वर्क कब यहाँ पे डन माना जाता है, तो सिंपल सी बात है कि वर्क के अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो देखने को मिलेंगे। एक होता है फोर्स और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो, जैसे कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है आगे की तरफ, अगर इस पे फोर्स अप्लाई किया गया और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर आपका वर्क डन हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमसे कोई इजी लैंग्वेज में पूछेगा कि व्हाट इज वर्क डन, तो आप यहां पर आंसर क्या दोगे? आप आंसर ये दोगे कि व्हेनेवर वी अप्लाइड फोर्स, कभी भी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हम कहेंगे वर्क इज डन। सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको कहूं कि मेरे आने तक इस कमरे में जितनी भी टेबल है, जितनी भी चेयर है, उसको आप अरेंज कर देना, और मेरे आने तक आप लोगों ने उस चीज को अरेंज कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन हो गया। आपने फोर्स लगाया होगा और डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। बट अगर आप दीवार को धक्का दोगे तो सिंपल सी बात है दीवार तो खिसकेगी नहीं, तो उस केस में वर्क डन जो है वो 0 होता है। अब कैसे कैसे होता है वो हम देखेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए कि एक्चुअल में वर्क डन होता क्या है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम यहाँ पे ले रही हूँ। सिंपल सी बात है कि फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगाया जा रहा है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो अगर यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल तरीके से फोर्स वगैरह अप्लाई होती है तो उसके यहाँ पे हमारे रिजल्टेंट बनते हैं। तो यहाँ ये बना आपका यहाँ पे एफ कॉस थीटा और ये बना आपका एफ साइन थीटा। अब सिंपल सी बात है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे ये जो रेड कलर का एरो है इसे हम एफ कॉस थीटा बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, सॉरी वर्क का फॉर्मूला बनेगा, वैसे तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इनके बीच में आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट को हटा के हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे कॉस आ जाता है। तो हम कहेंगे कि वर्क का क्या फॉर्मूला हो गया, एफ एस कॉस थीटा। और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर मान के चलिए कि 2 ऐसे आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो ये जब खुलते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पे ए बी कॉस थीटा। और अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये खुल के क्या बनता है, यहाँ पे ए बी साइन थीटा। क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, और ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर मैं वर्क की एसआई यूनिट की बात करूं तो वर्क की जो बेसिक एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। इसके अलावा क्योंकि इसके फॉर्मूले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ रहा है, तो ये जो 1 जूल होता है ये किसके बराबर आ जाएगा,
फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर आपकी एक और यूनिट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम इसे अर्ज में कन्वर्ट करें तो अर्ज में कितना होगा, ये जो 1 अर्ज होता है 9 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये जो 1 न्यूटन होता है ये 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, और हमें पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इन दोनों यूनिट को साथ में मर्ज कर दूं, क्योंकि अर्ज जो होता है ये किस किस से बना होता है, मैंने अभी बताया डाइन और सेंटीमीटर से बना होता है, यानी कि दोनों को मर्ज करके बनता है। तो अगर मैं दोनों को यहाँ पे जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वर्क की यूनिट है वो क्या है, वर्क की ऐसा यूनिट है जूल, जिसको आप न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, और अगर आप अर्ज में इसे कन्वर्ट करते हैं तो 1 जूल जो होता है 10 की पावर 7 अर्ज आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये साइड में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम किसी भी फिजिक्स के टर्म को पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो किस तरीके की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे मानी जाती है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास अपना मैग्नीट्यूड है पर यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन जो है वो नहीं होती। तो इस तरीके से हमने वर्क के जो बेसिक पॉइंट है वो यहाँ पे कवर किए। इसके अलावा देखिए, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं फिजिक्स में तो उसके डायमेंशन को हम जरूर निकालना देखते हैं कि इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है आप सबका याद मत करिएगा। यूजुअली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उन फॉर्मूले से इजीली जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस चीज को निकाल के देखेंगे। वर्क का अगर हम देखें तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको पता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी हमें पता है। अब ये जो मास है हम इसे डायमेंशन में कैपिटल एम की फॉर्म में लिखते हैं, ये तो हम सभी को पता है। इसके अलावा ये जो एक्सलरेशन होता है ये अगेन आपका कन्वर्ट होता है, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है एक्सलरेशन की ऐसा यूनिट, यही होती है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं फर्दर तो ये जो आपका ये मीटर है, ये मीटर बेसिकली क्या बता रहा है, ये m जो है ये मास नहीं है, इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये तो बहुत बेसिक, ये तो हम सभी को पता है। अब मीटर को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, ये सही। इसके अलावा टाइम जो होता है, ये जो टाइम है उसे टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये आपका चला जाएगा ऊपर, तो माइनस में आ जाएगा। तो मैं ये यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ एल टी माइनस टू, इसके जगह एक ही जगह। इसके अलावा ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेजर किया जाता है, ये भी मीटर में, और मीटर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे एल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन सभी यूनिट्स को यहाँ पे जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है m जो है वो एक बार दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। m जो है हमें कितने बार दे रखा है, m जो है हमें एक बार दे रखा है, इसे मैं दूसरे मार्कर से लिखती हूँ। m जो है हमें यहाँ पे एक बार दे रखा है, l जो है हमें दो बार हमें मिल जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ पे l स्क्वायर हो जाएगा, और t जो है उसका जो पावर है वो है -2। तो जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा ml2t-2। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके आप इस तरीके से एग्जाम में बना के देख सकते हैं, या फिर आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए याद करना तो मैं उतना प्रेफर आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपके पास कितने सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनको आपको याद करना होगा, तो याद करना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब मैंने अभी आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला बताया था वर्क का, एफ एस कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले को अगर आपको यूज करना है तो आप किस तरीके से यूज करेंगे, ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कुछ टिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो है यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब ये जो टिग्नोमेट्रिक टर्म मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखूंगी, इसको आप साइड में अपने नोट डाउन कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको ये टिग्नोमेट्रिक टर्म में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी होता है। ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री,
ये है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 45, 60 और 90 डिग्री, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अगर मुझे साइन थीटा यहाँ पे देखना है कि 0 डिग्री पे कितना होता है, ये होता है आपका 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ पे होता है ये 1। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइन के लिए क्या है। अब साइन के लिए अगर आपको पता है तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस के लिए जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। ये जो 90 है, 90 वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहीं पे रहेगा, और 1/2 इधर और 0 इधर। तो ये बेसिकली आप याद ना करें, मतलब बेसिकली अगर आपको साइन का याद है तो आप बाकी सारे बना सकते हैं, ये हम लोगों को मैथ्स में पता होता है। अब अगर आपको ये चीजें पता है तो इसको आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, इसको जरा देखिए। मुझे एक न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया गया कि एक ब्लॉक है जिसपे फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने डिग्री का, यहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है 60 डिग्री पे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ब्लॉक का, वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेकर यहाँ। तो वर्क डन कितना निकलेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, एफ एस कॉस थीटा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मुझे बताइए कि फोर्स कितना लगा। फोर्स इस केस में यहाँ पे लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 न्यूटन का। तो अगर हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, फोर्स कितना है यहाँ पे 20 न्यूटन, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे 40 मीटर का, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। और अभी मैंने बताया था कि कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। आपको साइन वाले से वैसे मतलब नहीं है, आपको कॉस वाला पता होना चाहिए। और अगर मैं 1/2 यहाँ पे पुट करती हूँ तो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20, और 20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 0। तो यहाँ पे 400 जूल्स जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम एक बेसिक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वर्क से आपके बहुत एडवांस जो है वो क्वेश्चन नहीं आते, वर्क एनर्जी थ्योरम से जरूर आते हैं, वो मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अगर हम कोई और क्वेश्चन देखें कि कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से अगर आ गया तो वो आप किस तरीके से करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि cos 180 कितना होता है। तो cos 180 मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। cos अगर आपको 180 देखना है तो ये होता है आपका -1। जैसे cos 90 कितना है, 0 है, तो cos 180 कितना होता है, -1। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर मान के चलिए कि यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल दे रखी है, दीवार दे रखी है, और यहाँ एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, वो इस वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने बना दिया आप लोगों के सामने, क्या, ये मैंने बना दिया एक वॉल। तो अब अगर मुझे कोई पूछे कि इस केस में वर्क डन कितना होगा, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप दीवार को धक्का देते हो तो दीवार अगर खिसकती नहीं है और जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, हम कहेंगे भैया वहां पर फोर्स, वहां पे वर्क डन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपका फॉर्मूला है यहाँ पे यहाँ क्या है फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फोर्स मान के चलिए इसमें कितना अप्लाई हो रहा होगा, फोर्स अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे आपका, यहाँ जैसे मान के चलिए 40 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा। साथ ही साथ एक और चीज देखिए, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच में एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे 90 डिग्री का। अब चाहे यहाँ पे एफ एस कितना भी आपको दिया हुआ है, आप एक चीज देखिएगा कि cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। तो वर्क डन अल्टीमेटली इस केस में कितना आता है, वर्क डन अल्टीमेटली इस केस में आता है 0। तो यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी दो बॉडी ऐसी है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि जो आप फोर्स लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन उस केस में क्या होगा, वर्क डन उस केस में होगा 0। अब अगर हम पूरे इस सारे सिनेरियो को देखें तो हमें यहाँ पे पता चला कि वर्क डन 3 तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका पॉजिटिव,
एक हो सकता है नेगेटिव और एक हो सकता है जीरो। तो कौन कौन से केस में पॉजिटिव होगा, कौन कौन से केस में नेगेटिव होगा, इसको जरा हम वन बाय वन यहाँ पे एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर देखिए कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, जैसे कि अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैं फोर्स यहाँ पे लगा रही हूं और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव वर्क डन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव ये होगा कि आप लगा रहे हो फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन है। इसके अलावा और कौन से केस में हो सकता है? आप अगर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हो और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ पुश कर रही है, तो इस केस में आप मुझे बताइए, इस केस में जो आप ब्लॉक में फोर्स लगा रहे हो वो ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, और अगेंस्ट ग्रेविटी अगर आप लगा रहे हो तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है यहाँ पे 180 डिग्री का। और 180 डिग्री कॉस 180 कितना होता है? अभी मैंने बताया यहाँ पे -1 होता है। इस वजह से इस केस में ओवरऑल आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अभी मैंने एक केस बताया आपको जीरो वर्क डन का। जीरो वर्क डन में मैंने क्या बताया कि सिंपल सी बात है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कॉस क्या बन जाएगा? ये कॉस 90 यहाँ पे बन जाएगा। और कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है जीरो। तो हमें यहाँ पे तीन अलग अलग केसेस पता चले। एक है आपका पॉजिटिव वर्क डन जिसमें दोनों के डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। अब यहाँ पे जो आपका ओवरऑल आंसर आएगा वो आपका ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा नेगेटिव वर्क डन कहां कहां पे हो सकता है? नेगेटिव वर्क डन फॉर एग्जांपल एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन में चीजें अपने आप क्या आती है? नीचे की तरफ आती है। बट अगर आप अगेंस्ट जाओगे उसके तो होगा क्या कि यहाँ पे आपका नेगेटिव वर्क डन देखने को मिलेगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तब नेगेटिव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप ब्लॉक को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है स्प्रिंग का। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग को आपने क्या किया? कंप्रेस किया। स्प्रिंग को मैंने क्या किया? कंप्रेस किया। जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही हूं तो मैं फोर्स कहां लगा रही हूं? मैं फोर्स अंदर की तरफ लगा रही हूं। और जैसे ही मैं उसे रिलीज करूंगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका नेगेटिव वर्क डन होगा। और ये जो आपका जीरो वर्क डन है ये हमें यहाँ पे अर्थ में भी दिखाई पड़ता है। ये कहाँ दिखाई पड़ता है? इस चीज को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब आपको ये पता है कि हमारा जो अर्थ है वो आपका सर्कुलर फॉर्म का इस तरीके से मैंने ये बनाया। अब यहाँ पे क्या होता है? ऑर्बिट जो होते हैं वो आपका मूव करते रहते हैं। अब होगा क्या कि ऑर्बिट जब आगे की तरफ मूव करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगेगा, तो इस केस में यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कितना लगता है? वे यहाँ पे आपका इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में भी आपका वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाहे जो ऑर्बिट है वो कहीं पर भी आपका लाई कर रहा होगा, ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा और सेंटर जो है ये आपका बीच में इसकी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको हर केस में क्या देखने को मिलेगा? हर केस में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री का जहां पर भी एंगल बनता है उस केस में वर्क डन क्या होगा? उस केस में वर्क डन होगा यहाँ पे जीरो। सिंपल सी बात है कि सेंटर में हमारा जो सन है वो हम सभी को क्या है? सारे ऑर्बिट को पकड़ के बैठा हुआ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इनवर्ड लगेगा। ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ मूव करेगा तो टेंजेंट बनाते हुए मूव करेगा। तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और जहां पर भी
जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री हो जाता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका वर्क डन होगा अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा। आई होप जो मैंने आप लोगों को वर्क के बारे में बेसिक बताया आपको वो क्लियर हुआ होगा। अब एक न्यूमेरिकल है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। देखिए इस चैप्टर में भी अभी मैंने आप लोगों के साथ वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अभी हमारा वेरिएबल फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपका वर्क का ही पार्ट बचा हुआ है। साथ ही साथ फिर एनर्जी, एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, फिर पावर का कॉन्सेप्ट। तो 2 से 3 सेशन आप लोगों के आएंगे इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये चैप्टर भी अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए। अब मैं आप लोगों के साथ वो न्यूमेरिकल शेयर करती हूँ जो मैं भी आप लोगों के साथ बोल रही थी, ताकि ये सेशन हमारा अच्छे से यहाँ पे कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के सामने ये न्यूमेरिकल यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और इसको आप जरा देखिएगा। यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है कि एक लेवल रोड है जिसपे एक शूटर्स क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, और ब्रेक अप्लाई करते हुए वे अपनी जो गाड़ी है उसको यहाँ पे स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो लाने की कोशिश कर रहा है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, यहाँ पे 150 केजी है। तो आपको वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि उसको वर्क डन कितना लगेगा। तो देखिए वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F इंटू एस। और अगर हम इसको भी एक्सपैंड आप लोगों के सामने कर दें तो ये होता है यहाँ पे मास इंटू एक्सलरेशन इंटू एस। तो ये मैं यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकती हूँ। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे मास तो गिवन है बट ए और एस जो है वो आपका गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या चीज गिवन है उसको जरा देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे बोल रखा है कि ब्रेक जो है वो अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, और ब्रेक जो अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड में लाया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो जो वेलोसिटी आपको पहले दे रखी होती है वो होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी फाइनली वो किस में लाने की कोशिश कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड में वो लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रही हूँ, मोशन चैप्टर हम अलग से कवर करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आप कहेंगे यही इक्वेशन क्यों यूज की, क्योंकि बाकी जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम का यूज हो रहा है तो ये हम यूज करेंगे नहीं। और अगली है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें भी टाइम का यूज हो रहा है तो हम ये भी यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। और एक चीज आप जरा गौर करिएगा, इसमें हमें वो चीज दे रखी है जो हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता, यानी कि ए एस। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे v का स्क्वायर करना है, v का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे u का स्क्वायर, u जो है आपका कितना है, यहाँ पे 10 है, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 2 इंटू ए एस को आप ए एस रहने दीजिए, क्योंकि ए एस ही तो आप हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ तो माइनस में आंसर आ रहा है अपॉन 2। अब सिंपल सी बात है, एक चीज आप और गौर करिएगा कि यहाँ पे हमें पहले ही बोल दिया था कि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जा रहा है और आप उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो नेगेटिव वर्क डन है, इसीलिए आपका एएस की वैल्यू क्या आई, वो नेगेटिव आई। अब यहाँ पे बस लगा दीजिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, m इंटू ए इंटू एस। मास कितना है, मास आपको पता है कि यहाँ पे 150 kg है, और एएस की कंबाइंड वैल्यू आई है कितनी, यहाँ पे -75/2। तो यहाँ पर अगर हम इसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 यहाँ पे आ जाएगा। तो 75 इंटू 75 और माइनस में आपका फाइनल आंसर यहाँ आने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए शेयर किया है जिसमें वर्क डन निकालना है, जिसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा कितनी हाइट में इसे लेके जा रहे हैं, यानी कि एस भी आपको यहाँ पे गिवन है और जी आपको यहाँ पे बता दिया। कभी भी
हम यहाँ पे एक्सलरेशन अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां पे ए की जगह क्या यूज हो जाता है, ए की जगह यूज होता है जी। तो तीनों टर्म आपको दे रखे हैं, बस आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आज के सेशन यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।